नमस्कार दोस्तों, मैं हरपुल सिंह चौधरी, इतिहास का एक विद्यार्थी। आज हम दूसरी क्लास करेंगे। कल जहाँ तक हमने ये टॉपिक किया था गुप्तकालीन साहित्य को, जहाँ हमने छोड़ा था उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं आज, और हम सीधा टॉपिक पर आते हैं। कल हमने कालिदास की जो रचनाएं देखी थी, जिनमें 2 खंड काव्य देखे थे, 2 महाकाव्य देखे थे, 3 नाटक देखे थे और कुछ अन्य रचनाएं देखी थी। उन्हीं को आज हम थोड़ा थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। इनमें सबसे पहले आएगा कालिदास का ऋतुसंहार, जो मैंने बताया था कालिदास की पहली काव्य रचना थी। ये कालिदास की पहली काव्य रचना थी जो 6 सर्गों में लिखी हुई है, और इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है। ये मैंने बता दिया था। ऋतुसंहार, तो कितनी ऋतुओं का वर्णन मिलता है इसमें? 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है ऋतुसंहार में। और कितने सर्गों में है? तो 6 ही सर्गों में है, और ये कालिदास की पहली काव्य रचना मानी जाती है। ये मैंने बता दी थी कल, दोबारा आपका ये रिवीजन हो जाएगा इससे। दूसरा जो उनका रचना है मेघदूतम, दूसरा जो उनका खंड काव्य है मेघदूतम। मेघदूतम के बारे में कल मैंने बताया था कि ये वैदर्भी शैली में लिखा हुआ है। कौन सी शैली में लिखा हुआ है? वैदर्भी शैली में लिखा हुआ है, और विरह गाथा युक्त है। इसे पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में विभक्त किया गया है। कालिदास के द्वारा मेघदूतम को पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में विभक्त किया गया है, और कालिदास इस रचना को वाकाटक शासक प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में लिखते हैं। ये जानकारी आपको याद रखनी है। कालिदास ने ये जो मेघदूतम लिखा नाटक, ये रचना उन्होंने वाकाटक शासक प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में लिखी थी, ना कि विक्रमादित्य सेकंड के दरबार में लिखी थी। उन्होंने लिखी थी ये वाकाटक शासक प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में लिखी थी। ये याद रहनी चाहिए आपको। अब पहला महाकाव्य कुमार संभवम बताया था मैंने। पहला महाकाव्य कुमार संभवम था, जिसके डिटेल हमने बताई थी। कुमार कौन थे? कार्तिकेय थे। तो कार्तिकेय की जन्म की कथा है। जन्म की कथा है तो इसमें शिव और पार्वती के प्रेम का वर्णन किया गया है, जिसे मम्मट ने अनैतिक बताकर कालिदास की क्या की थी? आलोचना की थी। ये बात भी मैंने कल बता दी थी आपको कि कुमार संभवम के अंदर की डिटेल कैसे याद रखनी है। तो कुमार संभवम नाम से क्लियर हो जाती है इनकी डिटेलें। कुमार कौन थे? तो कुमार थे कार्तिकेय, जो भगवान शिव और पार्वती के पुत्र थे। तो उनकी जन्म कथा है, और भगवान शिव और पार्वती के प्रेम का वर्णन है। इस प्रेम को मम्मट ने अनैतिक मानकर कालिदास की क्या की थी? आलोचना की थी। और कुमार संभवम कितने सर्गों में लिखा हुआ है? तो ये 17 सर्गों में लिखा हुआ है। ये बात आपको याद रहनी चाहिए, ये 17 सर्गों में लिखा हुआ है। दूसरा जो इनका और सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य था रघुवंशम। दूसरा और सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कालिदास का रघुवंशम था। कहा जाता है ये कालिदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। रघु कौन है? तो राम है, इसलिए इसमें राम कथा का वर्णन है। एकमात्र काव्य जिसमें सभी रसों का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये इसका सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य बना। इसीलिए कालिदास को रस सिद्ध कवीश्वर की उपाधि दी गई है, या रस सिद्ध कवीश्वर कहा गया है, जिसने इस काव्य में काव्य के जितने भी रस होते हैं उन सभी रसों का क्या किया है? प्रयोग किया है। इसलिए कालिदास को रस सिद्ध कवीश्वर कहा गया है। और रघुवंशम आपका 19 सर्गों में है। रघुवंशम कितने सर्गों में है? 19 सर्गों में। ऋतुसंहार 6 सर्गों में है, 6 ऋतुओं का वर्णन है। कुमार संभवम 17 सर्गों में है। तो रघुवंशम जो है 19 सर्गों में है। और मैंने ये बोला था आपको कि 1 खंड काव्य और 2 महाकाव्य, मेघदूतम, कुमार संभवम और रघुवंशम, इन तीनों को क्या बोलते हैं? लघु त्रयी कहा जाता है। इन तीनों को क्या कहा जाता है? लघु त्रयी कहा जाता है। अब बात करते हैं इनके नाटकों की। तो इनका जो पहला नाटक था वो था मालविका अग्निमित्रम। ये इनका पहला नाटक था जो 5 अंकों में था, जो शुंग शासक अग्निमित्र और मालविका की प्रणय कथा का इसमें क्या है? वर्णन है। मैंने बताया था ये इनका न केवल पहला नाटक था, बल्कि ये इनका ऐतिहासिक नाटक भी है। कालिदास का कोई पूछे ऐतिहासिक नाटक कौन सा है, तो कालिदास का ऐतिहासिक नाटक है मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, क्योंकि इसमें शुंग शासक अग्निमित्र के प्रणय कथा की जानकारी हमें मिलती है। दूसरा जो इनका नाटक है वो है विक्रमो उर्वशीय। दूसरा जो नाटक है वो विक्रमो उर्वशीय है, और मैंने बताया था पुरूरवा और उर्वशी की प्रणय कथा का इसमें वर्णन मिलता है हमें, और ये भी 5 अंकों में ही है। अभी ये मालविका अग्निमित्रम भी 5 ही अंकों में है, तो विक्रमो उर्वशीय भी 5 ही अंकों में है। एक खास बात है इस नाटक की,
इस नाटक का दृश्यांकन जो है झूसी प्रतिष्ठानपुर में किया गया था। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। इस नाटक का जो दृश्यांकन है, विक्रमो उर्वशीय नाटक का दृश्यांकन झूसी, जिसका ये नाम दूसरा नाम है प्रतिष्ठानपुर, वहाँ पर किया गया था। इसका दृश्यांकन पूछ सकते हैं आपको कि विक्रमो उर्वशीय नामक नाटक का कालिदास द्वारा जो रचित है उसका दृश्यांकन कहाँ किया गया है, तो आपको याद होनी चाहिए ये जगह झूसी प्रतिष्ठानपुर। ठीक है। इसके बाद तीसरा और आखिरी नाटक जो इसका था वो था कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में मैंने बोला था, ये शकुंतला और दुष्यंत की प्रणय कथा का वर्णन है, प्रेम कथा का वर्णन है। इसका कथानक महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। मैंने ये बताया था इसका कथानक कहाँ से लिया गया है, महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। और इसमें 7 अंक हैं। देखो, इन्होंने कुल 3 नाटक लिखे, 2 नाटक इनके 5-5 अंकों के हैं और ये अभिज्ञान शकुंतलम इनका 7 अंकों का है। कहा जाता है ये संपूर्ण संस्कृत साहित्य का और कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। ये संपूर्ण संस्कृत साहित्य की भी सर्वश्रेष्ठ रचना है, तो कालिदास की भी सर्वश्रेष्ठ रचना है और इसे कालिदास की अंतिम रचना भी माना गया है। ये कालिदास की अंतिम रचना भी कहा जाता है। ये उपमा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अभिज्ञान शकुंतलम उपमा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है। और मैंने कल इनके बारे में बता दिया था कि अभिज्ञान शकुंतलम का जर्मन अनुवाद किसने किया था, गेटे ने किया था। तो अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था। अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था। इस प्रकार आपके कालिदास की रचनाओं की डिटेल भी आपको याद हो गई होगी। आगे देखते हैं शूद्रक की मृच्छकटिकम। मैंने कल बोला था कल के लेक्चर में कि इसको आगे पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल से, तो वो देख लो यहाँ पर। शूद्रक की मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ मैंने कल बता दिया था, मिट्टी की खिलौना गाड़ी है। मिट्टी की खिलौना गाड़ी, इसका शाब्दिक अर्थ मिट्टी की खिलौना गाड़ी है। मिट्टी की खिलौना गाड़ी है। ठीक है। इसमें जो है ब्राह्मण व्यापारी था चारुदत्त और एक गणिका थी, उज्जैनी नगर की गणिका थी बसंत सेना। उन दोनों की प्रणय कथा का उल्लेख मिलता है इसमें। याद रखना, इसके जो नायक हैं वो है ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त और इसकी जो नायिका है वो उज्जैनी की गणिका है एक बसंत सेना। इन दोनों की प्रणय कथा का वर्णन है और इसका केंद्र जो है, इस नाटक का केंद्र उज्जैनी नगर ही था और ये एक दुखांत नाटक है। मैंने बता दिया था कि भारतीय अधिकतर नाटक गुप्तकालीन सुखांत होते थे, यूनानी दुखांत हुआ करते थे, लेकिन ये एकमात्र नाटक है जो दुखांत है, भारतीय नाटक। और इसे 10 अंकों में लिखा गया है। कितने अंकों में लिखा गया है? 10 अंकों में लिखा गया है। इसमें आपको उच्च वर्ग के लोग तो संस्कृत बोलते हुए दिखाई देंगे। इस नाटक के जो पात्र हैं, उच्च वर्ग के जो पात्र हैं, अभी संभ्रांत मान लो आप, संभ्रांत वर्ग के जो लोग हैं, राज दरबार संबंधित जो लोग हैं या उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो संस्कृत बोलते हुए दिखाई देंगे। वो तो संस्कृत बोलते हुए दिखाई देंगे, जबकि स्त्रियां और शूद्र इसमें प्राकृत बोलते हुए दिखाई देंगे। इसके जो स्त्री पात्र है या शूद्र जो पात्र है वो आपको प्राकृत बोलता हुआ दिखाई देगा। ये पहली बार था, शूद्रक ने ही पहली बार जो है राज परिवार को छोड़कर मध्यम वर्ग को अपने नाटक का क्या बनाया था, पात्र बनाया था। ये बात भी याद रखना आप कि शूद्रक ने मध्यम वर्ग को अपने नाटक का पात्र बनाया था राज परिवार को छोड़कर, वरना सभी जो नाटक है वो राज परिवार पर ही आधारित थे। और एक चीज़ और याद रखना, इसमें उस समय समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार का भी उल्लेख मिलता है। इस नाटक में शूद्रक के मृच्छकटिकम में उस समय समाज में जो भ्रष्टाचार व्याप्त था उसका उल्लेख भी मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि शूद्रक की मृच्छकटिकम आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। आगे आएगी विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। कल मैंने बताया था विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। क्यों की थी? अमर कीर्ति के 3 मूर्ख पुत्रों को विद्वान बनाने के लिए इन्होंने पंचतंत्र की रचना की थी। अब पंचतंत्र है तो इसमें 5 अध्याय या तंत्र हैं। वो 5 तंत्र कौन कौन से हैं? वो 5 तंत्र हैं मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रमाण, अपरिचित कारक। मित्र भेद पांचों याद होने चाहिए आपको। इसके 5 तंत्र, पंचतंत्र के 5 तंत्र हैं। मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रमाण, अपरिचित कारक। ये 5 याद होने चाहिए। अब आपको यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा होगा। क्या कॉमन? कल मैंने नारायण पंडित की एक रचना बताई थी हितोपदेश,
और उसके आपको 4 भाग बताए थे। उन 4 भाग कौन कौन से थे अगर आपको याद हो तो? पहला भाग उसका मित्र भेदी था, दूसरा मित्र लाभ, तीसरा उसका संधि था और चौथा विग्रह था। इसमें इन दोनों को मिलाकर एक भाग है, तो इससे मिलता जुलता ही है वो हितोपदेश के 4 भाग याद रखोगे तो इसके 3 भाग अपने आप याद हो जाएंगे। पहला भाग मित्र भेद, दूसरा मित्र लाभ, तीसरा संधि विग्रह, चौथा लब्ध प्रमाण और अपरीक्षित कारक 5वां भाग। इस पंचतंत्र का लगभग 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ है और मध्यकाल में आप पढ़ते ही होंगे। इसका अरबी अनुवाद कलीला व दमना नाम से हुआ है। कलीला दमना नाम से इसका अरबी अनुवाद हुआ है पंचतंत्र का। एक जो खास बात यह है कि प्रारंभ में पंचतंत्र का जो अनुवाद हुआ ना, वो पल्लवी भाषा में हुआ। कौन सी भाषा में हुआ? पहलवी भाषा में हुआ। पहलवी भाषा में हुआ था इसका प्रारंभ में अनुवाद। और 2 चीज़ जो नई है आपको याद रखनी चाहिए। आधुनिक पंचतंत्र के प्रतिनिधि ग्रंथ तो कौन से हैं और दक्षिणी पंचतंत्र के प्रतिनिधि ग्रंथ कौन से हैं? आधुनिक पंचतंत्र के प्रतिनिधि ग्रंथ तंत्रख्यायिका और उसके जैनाख्यान हैं। आधुनिक पंचतंत्र के प्रतिनिधि ग्रंथ तंत्रख्यायिका और उसके जैनाख्यान हैं। तो दक्षिणी पंचतंत्र के प्रतिनिधि ग्रंथ नेपाली पंचतंत्र और हितोपदेश है। नेपाली पंचतंत्र और हितोपदेश दक्षिणी पंचतंत्र के प्रतिनिधि ग्रंथ हैं। और आधुनिक पंचतंत्र के प्रतिनिधि ग्रंथ है तंत्रख्यायिका और उसके जैन आख्यान है। उम्मीद करता हूँ कि विष्णु शर्मा का पंचतंत्र भी आपको समझ में आ गया होगा। अमर सिंह की अमरकोश जो अंतिम रचना है, इसे त्रिकांड भी कहा गया है। मैंने कल बता दिया था इसका दूसरा नाम क्या है, अगर आपको याद हो तो कमेंट करके बताएं इसका दूसरा नाम क्या है। ठीक है, अमर सिंह की अमरकोश का कल के लेक्चर में मैंने ये बताया है इसका दूसरा नाम। इसे त्रिकांड भी कहा गया है क्योंकि ये 3 कांडों में है, इसलिए इसे त्रिकांड कहा गया है। और इसके जो प्रसिद्ध टीकाकार हैं वो है शीर स्वामी भट्ट। प्रसिद्ध टीकाकार याद रखना, अमरकोश के प्रसिद्ध टीकाकार है शीर स्वामी भट्ट। ठीक है, आपको क्या बताना है? अमरकोश का दूसरा नाम बताना है। अमरकोश का दूसरा नाम क्या था ये आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट करके आप बता सकते हो अमरकोश का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये साहित्य पढ़ा है गुप्त काल का। अब गुप्त काल की विज्ञान भी देख लेते हैं। साहित्य में विज्ञान भी आता है। आज जो नया टॉपिक है हमारा वो है गुप्तकालीन विज्ञान। वो टॉपिक कल का ही था जिसे हमने कंटिन्यू किया था। ठीक है, उसको डिटेल से थोड़ी जो ग्रंथ थे जिनको डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता है उनको मैंने डिटेल से आपको बता दिया है। अब हम गुप्तकालीन विज्ञान की चर्चा करेंगे। आज की क्लास मेजरली इसी पर होगी, इसी पॉइंट पर, गुप्तकालीन विज्ञान। गुप्त काल में विज्ञान का भी बहुत आविष्कार हुआ था, बहुत वैज्ञानिक प्रयोग हुए इस काल में और अनेक ग्रंथ लिखे गए, वैज्ञानिक ग्रंथ लिखे गए जिनमें न केवल खगोल शास्त्र पर ग्रंथ लिखे गए बल्कि ज्योतिष पर भी ग्रंथ लिखे गए, गणित पर भी ग्रंथ लिखे गए। तो अनेक खगोल शास्त्री हुए, अनेक ज्योतिषाचार्य हुए और अनेक गणितज्ञ हुए, जिनमें से कुछ नाम मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। जैसे कहा जाता है कि गुप्त काल के मेनली हम यहाँ 4 वैज्ञानिकों के नाम पढ़ेंगे, जिनमें हम सबसे पहले आर्यभट्ट का नाम पढ़ेंगे, आर्यभट्ट को पढ़ेंगे। दूसरा वराहमिहिर को पढ़ेंगे। तीसरा ब्रह्मगुप्त को पढ़ेंगे जिनका संबंध राजस्थान के भीनमाल जालोर से था। और चौथा हम पढ़ेंगे भास्कर प्रथम को। ठीक है, ये 4 व्यक्तित्व हम यहाँ गुप्त काल में पढ़ेंगे। आपको ये याद होना चाहिए, इनकी डिटेल याद होनी चाहिए, इनकी रचनाएं याद होनी चाहिए और इनका क्या क्या योगदान रहा विज्ञान में वो हमें याद रहना चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं गुप्तकालीन विज्ञान। तो गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोलविद माने जाते हैं आर्यभट्ट और वराहमिहिर। आर्यभट्ट और वराहमिहिर को खगोलविद माना जाता है। कहा जाता है कि ये दोनों क्या थे? समकालीन थे। याद रखना, आर्यभट्ट और वराहमिहिर समकालीन थे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इनको ऑर्डर में से चाहिए, तो पहले कौन आएगा? आर्यभट्ट आएगा कि वराहमिहिर आएगा? तो याद रखना, पहले आर्यभट्ट आएंगे, उसके बाद वराहमिहिर आएंगे। आर्यभट्ट लगभग 476 AD में इनका जन्म हुआ था ईस्वी में, और वराहमिहिर का जन्म 490 ईस्वी में हुआ था। इसलिए पहले कौन आएगा? पहले आर्यभट्ट आएंगे और उसके बाद वराहमिहिर आएंगे। ठीक है, फिर गुप्त काल में ज्योतिष से संबंधित 3 विधाएं प्रचलित थी। गुप्त काल में ज्योतिष की 3 विधाएं प्रचलित थी। एक गणित ज्योतिष था, एक था संहिता और जातक। संहिता और जातक और एक गणित ज्योतिष। संहिता और जातक को मिलाकर फलित ज्योतिष कहा जाता था।
एक गणित ज्योतिष हो गया और एक फलित ज्योतिष हो गया। फलित ज्योतिष के दो भाग थे, एक संहिता हो गया और एक जातक हो गया, ठीक है। तो इस गणित ज्योतिष का प्रवर्तक तो किसे माना गया है? आर्यभट्ट को माना गया है। गणित ज्योतिष का प्रवर्तक तो किसे माना गया है? आर्यभट्ट को माना गया है। जबकि इस फलित ज्योतिष का प्रवर्तक किसे माना गया है? वराह मिहिर को माना गया है, वराह मिहिर को। ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए कि ज्योतिष की गुप्त काल में 3 विधाएं थी, एक गणित ज्योतिष था और एक फलित ज्योतिष जिसकी 2 विधाएं हैं, एक है जातक और एक है संहिता। इन दोनों को मिलाकर हम फलित ज्योतिष कहते हैं। तो गणित ज्योतिष का जो प्रवर्तक है वो तो आर्यभट्ट था, जबकि फलित ज्योतिष का प्रवर्तक माना जाता है वराह मिहिर को। इन तीनों विधाओं में से जो फलित ज्योतिष की 2 विधाएं हैं, संहिता और जातक, इन दोनों में से जो ज्योतिष का प्रधान अंग मानी जाती है वो है संहिता। जो फलित ज्योतिष का प्रधान अंग मानी जाती है संहिता और जातक में से संहिता को माना जाता है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख गुप्तकालीन वैज्ञानिक या व्यक्तित्व। तो मैंने बताया गुप्त काल में हम 4 लोगों को पढ़ेंगे, 4 लोग, उनकी ग्रंथ पढ़ेंगे, उनकी क्या क्या रचनाएं रहीं, वो कहाँ के थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, किसके दरबार में थे, कौन समकालीन है कौन नहीं है, और उनका विज्ञान में क्या योगदान रहा, ये हम पढ़ेंगे आज इस क्लास में, यही चर्चा रहेगी हम। तो गुप्तकालीन जो व्यक्तित्व है उनमें पहला आता है आर्यभट्ट। ये क्रम से ही है, ये याद रखना। पहला आर्यभट्ट है, उसके बाद में आपके वराहमिहिर आएंगे, वराहमिहिर के बाद ब्रह्मगुप्त आएंगे और ब्रह्मगुप्त के बाद आएगा भास्कर प्रथम। कहा जाता है आर्यभट्ट और वराहमिहिर समकालीन थे, तो ब्रह्मगुप्त और भास्कर प्रथम भी समकालीन ही थे, ठीक है। मैंने कुछ और वैज्ञानिकों को जो गुप्त काल में नहीं हुए, जो बाद के काल में हुए, पूर्व मध्यकाल में हुए और सल्तनत काल के शुरुआत में हुए, स्थापना से पहले, पूर्व मध्यकाल ही मान सकते हो, 6th सेंचुरी BC से लेकर 12th सेंचुरी BC तक हम पूर्व मध्यकाल मानते हैं, राजपूत काल मानते हैं, उस काल में हुए। तो उनको एक क्रम में जचा दिया है, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये मैंने क्रम से यहाँ दिया है। सबसे पहले आर्यभट्ट हुए, फिर वराहमिहिर हुए, फिर ब्रह्मगुप्त हुए, और फिर ब्रह्मगुप्त और भास्कर प्रथम ये समकालीन है। फिर इनके बाद जयदेव हुआ, फिर महावीराचार्य हुए जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, और भास्कराचार्य द्वितीय जो ये भी गणितज्ञ थे, महान गणितज्ञ थे। इनका एक क्रम दिया है मैंने यहाँ, तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं इनका ऑर्डर जमाइए जो पहले से बाद के क्रम में। तो ये है इनका पहले से बाद का क्रम। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का जन्म 476 AD में हुआ था। कितने में हुआ था? 476 AD में। भारत के महान वैज्ञानिक माने जाते हैं, और ज्योतिष पर कलम चलाने वाले या ज्योतिष पर कुछ लिखने वाले ज्ञात प्रथम ऐतिहासिक व्यक्ति यही थे। ज्योतिष पर लिखने वाले ज्ञात प्रथम ऐतिहासिक व्यक्ति यही थे। इनका जो जन्म है वो कुसुमपुर पाटलिपुत्र में हुआ था, और ये बात इनके खुद के ग्रंथ, जो इनका मेन ग्रंथ है आर्यभट्टियम, उसमें लिखी हुई है सॉरी, कि इनका जन्म कुसुमपुर पाटलिपुत्र में हुआ था। इन्होंने जो शिक्षा ली, उच्च शिक्षा, वो नालंदा विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। इन्होंने, याद रखना, इन्होंने उच्च शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय से ली थी। और कहा जाता है ये गुप्त काल के सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ थे और सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी थे। इन्होंने जो पहली पांडुलिपि अपनी लिखी ना, वो मलयालम भाषा में लिखी थी। मलयालम लिपि में लिखी थी, भाषा नहीं, लिपि में। इस आधार पर कई इतिहासकार ये बोलते हैं कि आर्यभट्ट कुसुमपुर पाटलिपुत्र के ना होकर दक्षिण भारत में केरल के हुआ करते थे, क्योंकि मलयालम लिपि तो वहीं पर चलती है केरल में। लेकिन चूँकि इसके खुद के ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कुसुमपुर पाटलिपुत्र में हुआ था, तो मान्य यही है। याद रखना, इन्होंने पहली जो हस्तलिपि पांडुलिपि लिखी वो मलयालम लिपि में लिखी थी। ये मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। इसके अलावा अब देखते हैं इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। जन्म देख लिया, कहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की वो देख लिया, इन्होंने जो पहली पांडुलिपि लिखी वो किस लिपि में लिखी वो देख लिया, मलयालम लिपि में लिखी थी। अब हम देखते हैं इनके प्रमुख ग्रंथ। इनके प्रमुख ग्रंथों में पहला ग्रंथ आता है आर्यभट्टियम, जो इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आर्यभट्टियम या आर्यभट्टीय। दूसरा इनका ग्रंथ है आर्यभट्ट सिद्धांत, दूसरा ग्रंथ है आर्यभट्ट सिद्धांत। तीसरा ग्रंथ है 10 गीतिका, और चौथा इनका ग्रंथ है तंत्र। तो ये चारों ग्रंथ आपको याद होने चाहिए। पहला आर्यभट्टियम, दूसरा आर्यभट्ट सिद्धांत, तीसरा 10 गीतिका, और चौथा है तंत्र। तो ये चारों चीज़ें आपको, चारों ग्रंथ आपको याद होने चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे इनके जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है आर्यभट्टीय।
इसकी रचना कब की थी इन्होंने? तो इसकी रचना नालंदा, जब विश्वविद्यालय में ये पढ़ रहे थे वहीं पर नालंदा में रहकर इन्होंने 499 एडी में, कितने में? 499 एडी में नालंदा में ही इन्होंने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ लिखा था। इस आर्यभट्टीय ग्रंथ की क्या क्या विशेषता है वो देख लीजिए। सबसे पहले इसमें कितने श्लोक है? इसमें 121 श्लोक है। मूलतः कितने श्लोक थे? 108। तो बाकी के ये 121 कैसे हुए? तो ये परिशिष्ट है, बाद में जोड़े गए श्लोक है। मूलतः इसमें 108 श्लोक ही थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 121 श्लोक मिलते हैं जो बाद में परिशिष्ट करके जोड़ दिए गए। ठीक है। इस आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ के 4 भाग हैं। एक है गीतिकापाद, दूसरा है गणितपाद, तीसरा है काल क्रियापाद और चौथा है गोलपाद। गीतिकापाद, गणितपाद, काल क्रियापाद और गोलपाद, ये 4 भाग हैं। इन 4 भागों में जो शुरू के 2 भाग हैं, गीतिकापाद और गणितपाद, ये तो गणित विषय से संबंधित है, जबकि जो अगले 2 भाग हैं, काल क्रियापाद और गोलपाद, ये जो है ये ज्योतिष से संबंधित विषय हैं, ये ज्योतिष से संबंधित भाग हैं। इसके कहा जाता है कि जो गोलपाद है वो सबसे बृहद और सबसे महत्वपूर्ण खंड है इसका, आर्यभट्टीय का। इन 4 भागों में सबसे महत्वपूर्ण खंड और सबसे बड़ा खंड कौन सा है? तो वो है गोलपाद। ठीक है, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। इसके 4 भाग याद रहने चाहिए, गीतिकापाद और गणितपाद, ये तो गणित से संबंधित हो गए, और काल क्रियापाद और गोलपाद ये ज्योतिष से संबंधित हो गए, और सबसे महत्वपूर्ण जो खंड हो गया वो हो गया गोलपाद। ये बात क्लियर हो गई आपको? अब पूछे आपसे कि आर्यभट्टियम ग्रंथ मुख्यतः किससे संबंधित रचना है? गणित से संबंधित रचना है, खगोल शास्त्र से संबंधित रचना है? तो ये मुख्यतः तो खगोल शास्त्र से संबंधित रचना है, ये याद होना चाहिए। मुख्यतः किससे संबंधित रचना है? ये खगोल शास्त्र से संबंधित रचना है। कहा जाता है कि गुप्त काल की ये पहली रचना है, पहली क्या, एकमात्र रचना है जिसमें तिथिका और रचनाकार दोनों का नाम का उल्लेख है। गुप्त काल में तिथि और रचनाकार का नाम उल्लेखित करने वाली ये एकमात्र रचना है। कौन सी रचना है? आर्यभट्टीय, ये एकमात्र रचना है। आर्यभट्टीय का अरबी अनुवाद किस नाम से किया गया? तो ये याद रहना चाहिए, अल ननफ नाम से इसका अरबी अनुवाद हुआ है। आर्यभट्टीय का अरबी अनुवाद अल ननफ नाम से हुआ है। ये याद हो गया आपको? तो ये मैंने बता दिया है, इनका जन्म स्थान बता दिया है, कहाँ इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, और पहली जो पांडुलिपि इन्होंने लिखी थी वो मलयालम लिपि में लिखी थी। इनके ग्रंथ 4 हैं, आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट सिद्धांत, 10 गीतिका और तंत्र। आर्यभट्टीय सिद्धांत जो है 499 में नालंदा में लिखा था। कहाँ पर लिखा था? नालंदा में। ये भी याद रखना, इसकी जगह चेंज करके आपको एक कथन ये दे देगा, पाटलिपुत्र लिख देगा, कहीं और लिख देगा, तो याद रखना नालंदा में ये लिखा गया था। इसके 4 भाग बता दिए मैंने, गीतिकापाद, गणितपाद, काल क्रियापाद और गोलपाद, जिनमें गीतिकापाद और गणितपाद गणित संबंधित विषय हैं, और इनका विषय जो है, विषयक जो है वो गणित संबंधित है। काल क्रियापाद और गोलपाद का विषय ज्योतिष संबंधित है, और जो सबसे महत्वपूर्ण खंड या जो भाग है वो है गोलपाद, और ये मुख्यतः खगोल शास्त्र की पुस्तक है। इसका अरबी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? अल ननफ नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे इसका आर्यभट्ट का क्या योगदान रहा है। तो आर्यभट्ट के योगदान के बारे में हम चर्चा करेंगे। आर्यभट्ट का योगदान बहुत रहा है गुप्त काल में, विज्ञान के क्षेत्र में खासकर इसका आर्यभट्ट का योगदान अस्मरणीय, अविस्मरणीय है, कुछ भी कह सकते हो आप, दोनों ही है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ज्योतिष पर कलम चलाने वाला प्राचीनतम ज्ञात ऐतिहासिक व्यक्ति कौन था? आर्यभट्ट। ये मैंने बता दिया आपको, ज्योतिष पर कलम चलाने वाला पहला ऐतिहासिक ज्ञात व्यक्ति आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट ही वह पहला व्यक्ति है जिसने ज्योतिष शास्त्र के साथ शुद्ध गणित का समन्वय किया था, या इसको इस तरीके से बोल सकते हो कि ज्योतिष से गणित को एक अलग विषय के रूप में इन्होंने स्थापित किया था। गणित को ज्योतिष से पृथक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में, विज्ञान का रूप देने का श्रेय भी इन्हें जाता है। ज्योतिष को गणित से अलग किसने किया था? तो ज्योतिष को गणित से अलग करने वाले व्यक्ति भी आर्यभट्ट ही थे, और ज्योतिष शास्त्र के साथ शुद्ध गणित का समन्वय करने वाले भी यही व्यक्ति थे। पहले ज्योतिर्विद यही थे। कहा जाता है आर्यभट्ट बीज गणित के जनक थे। आर्यभट्ट किसके जनक थे? बीज गणित के जनक थे।
पाई का मान इन्होंने एग्जैक्ट बता दिया था 3.1416, 4 डिजिट तक, पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक एकदम वही बताया था जो वर्तमान में प्रचलित है। पाई का मान बताया इन्होंने। बीजगणित का इन्हें जनक माना जाता है। इन्होंने एक ज्या साइन आता है, ऐसे साइन लिखा जाता है गणित में, इस साइन की खोज इन्होंने ही की थी। इसे ज्या या साइन बोला जाता है। इसकी खोज भी किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। वर्गमूल घनमूल निकालने की विधियां भी इन्होंने दी थी। वर्गमूल घनमूल निकालने की विधियां दी थी। इसके साथ साथ इन्होंने व्रत हुआ, त्रिभुज हुआ, चतुर्भुज हुआ, इसका क्षेत्रफल निकालने की विधि भी बताई थी। वर्गमूल घनमूल का निकालने की विधि बता दी, त्रिभुज, व्रत और चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने की विधि भी बता दी। कहा जाता है कि सबसे पहले शून्य जो देन है, शून्य की देन है, वो भी इन्हीं की ही है। शून्य और दशमलव सिद्धांत इन्हीं की देन है। हालांकि शून्य का एक पृथक अंक के रूप में उल्लेख ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म स्फुट सिद्धांत नामक ग्रंथ में हुआ है, लेकिन शून्य की देन किन की है? शून्य दिया किसने? तो वो आर्यभट्ट ने दिया। लेकिन इस शून्य का एक पृथक अंक के रूप में, जैसे ये पृथक अंक है 0, 1, 2, तो ऐसे पृथक अंक के रूप में उल्लेख करने वाली पहली पुस्तक जो है वो है ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ग्रंथ है। ये याद रखना, इसमें कन्फ्यूजन मत हो जाना। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी, लेकिन शून्य का एक पृथक अंक के रूप में उल्लेख करने वाली पहली पुस्तक ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म स्फुट सिद्धांत थी। ये याद रखना। और देखो और क्या किया इन्होंने। ग्रहण, जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होते हैं, इसकी वैज्ञानिक व्याख्या की। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले पहले व्यक्ति यही थे। इन्होंने कहा कि पृथ्वी केंद्रित सौरमंडल की कॉन्सेप्ट दिया, पृथ्वी केंद्रित सौरमंडल का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने कहा कि पृथ्वी जो है वो स्थिर है और अपने एक्स पर घूमती है। अपने एक्स पर घूमती है इसलिए दिन रात बनते हैं। अपने एक्स पर घूमती है इसलिए क्या बनते हैं? दिन रात बनती है, दिन रात बनते हैं। ये सारा बताया इन्होंने। इन्होंने बताया कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी गतिशील है। लेकिन इन्होंने ये नहीं बोला कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इन्होंने ये नहीं बोला कि जैसे ये सन है आपका और ये है अर्थ। इन्होंने कहा कि ये तो स्थिर है, ये तो स्टेबल है, एक जगह फिक्स है, लेकिन ये चक्कर, ये घूमती है। लेकिन ये नहीं बोला कि ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये बात सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, ये बात वराहमिहिर ने बोली है, इन्होंने नहीं बोली। आर्यभट्ट ने यही बोला है कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी गतिशील है, गतिशील है, परिक्रमा करती है, अपने एक्स पर घूमती है, इसी वजह से दिन रात बनते हैं। ठीक है। एक चक्कर का गणना भी बताया, एक चक्कर पृथ्वी कितने दिनों में लगाती है अपने एक्स पर, वो सारी डिटेल हम पढ़ेंगे आगे। याद रखना, इन्होंने बताया कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी गतिशील है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये बात किसने बताई कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? ये बात वराहमिहिर ने बताई है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद हो गई। अब एक बार इसमें देख लेते हैं, जो मैंने बताया आपको वो देख लीजिए। यहाँ पर ज्योतिष पर कलम चलाने वाले प्राचीनतम ज्ञात ऐतिहासिक व्यक्ति आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट पहले ज्योतिषाचार्य या ज्योतिषविद थे जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र के साथ शुद्ध गणित का क्या किया? समन्वय किया था। या फिर गणित को ज्योतिष से पृथक स्वतंत्र विज्ञान के रूप देने का श्रेय इन्हें जाता है। यानी ज्योतिष को गणित से अलग किया था इन्होंने। ज्योतिष को क्या किया था? गणित से अलग किया था। ठीक है, बीजगणित के जनक आर्यभट्ट है ही। पाई का सटीक मान 3.1416 इन्होंने ही बताया था। ज्या या साइन की खोज इन्होंने ही की थी। वर्गमूल घनमूल निकालने की विधियां इन्होंने ही दी थी। एक बात ये याद रखना, वे पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने अक्षरांक पद्धति को क्या दिया? जन्म दिया। ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है। आर्यभट्ट पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने अक्षरांक पद्धति को क्या दिया? जन्म दिया। गणना की दार्शनिक पद्धति का प्रयोग किया। मैंने बताया शून्य और दशमलव सिद्धांत किनकी देन है? दार्शनिक पद्धति का प्रयोग मतलब किया, मतलब 10 के जोड़ों में, यानी दशमलव यानी नहीं है, ये 10 के जोड़ों में हो गया, वो दार्शनिक पद्धति के रूप में प्रयोग किया। इन्होंने शून्य और दशमलव सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। ये मैंने बता दिया, शून्य सिद्धांत इन्होंने दिया, दशमलव सिद्धांत भी आर्यभट्ट ने दिया। एक फैक्ट और याद रखना आपको, ग्रहों की गति का अधिचक्रीय सिद्धांत दिया इन्होंने। ग्रहों की गति का कौन सा सिद्धांत दिया? अधिचक्रीय सिद्धांत दिया। एक तो अक्षरांक पद्धति को जन्म दिया और एक ग्रहों की अधिचक्रीय सिद्धांत, ग्रहों की गति का जो अधिचक्रीय सिद्धांत है वो इन्होंने दिया। इन्होंने, मैंने बताया सर्वप्रथम सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या किन्होंने की? आर्यभट्ट ने की। इन्होंने बताया था पृथ्वी गोल है, अपने एक्स पर घूमती है, जिसलिए क्या बनते हैं? दिन रात बनते हैं।
पृथ्वी केंद्रित सौरमंडल का सिद्धांत इन्होंने दिया। इन्होंने न केवल वर्गमूल घनमूल निकालने की विधियां बताई बल्कि वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने की विधि भी बताई। वृत्त, चतुर्भुज, त्रिभुज, इनके क्षेत्रफल निकालने की विधि भी बताई। इन्होंने बताया कि सूर्य क्या है, स्थिर है, और पृथ्वी क्या है, गतिशील है। लेकिन इन्होंने ये कभी नहीं कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ये बात किसने की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? ये बात वराहमिहिर ने की थी। इन्होंने एग्जैक्ट जो डेटा निकाल के बताया आपको कि पृथ्वी अपने एक्स पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है, तो वो देख लो। 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड में पृथ्वी अपने एक्स पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड में पृथ्वी अपना एक चक्कर लगाती है। इन्होंने वर्ष की अवधि भी निकाल कर बताई और बताया कि एक वर्ष जो होता है वो 365 दिन 6 घंटे और 12 मिनट और 30 सेकंड का होता है। एक वर्ष में 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट और 30 सेकंड होते हैं। तो ये इन्होंने निकाल कर बताया था 365.258680 दिन होते हैं एक वर्ष में, यानी 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट 30 सेकंड होते हैं। पृथ्वी की परिधि भी लगभग सेम बताई थी इन्होंने, 39,968.0582 किलोमीटर होती है। 39,968 पॉइंट कुछ किलोमीटर पृथ्वी की परिधि है, और लगभग इतनी ही है पृथ्वी की परिधि भी। तो ये चीज़ आप देख लेना, पृथ्वी एक चक्कर कितने में लगाती है? 23 घंटे में, 56 मिनट में और 4.1 सेकंड में। जबकि वर्ष की अवधि कितनी बताई? 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट और 30 सेकंड बताई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आर्यभट्ट के कई अन्वयी भी हैं, जिनमें भास्कर प्रथम, निशंकु, पांडुरंग स्वामी और लाडदेव प्रमुख थे। निशंकु, भास्कर प्रथम, पांडुरंग स्वामी और लाडदेव, ये आर्यभट्ट के अन्वयी थे। आर्यभट्ट के इन्हीं अन्वयों में से लाडदेव को जो है सर्व सिद्धांत गुरु कहा गया है। क्या कहा गया है? सर्व सिद्धांत गुरु, ये याद रखना। इनके 4 अनुयायी प्रमुख जो मैंने यहाँ बताए हैं आपको, निशंकु, भास्कर प्रथम, पांडुरंग स्वामी और लाडदेव। लाडदेव को क्या कहा गया है? सर्व सिद्धांत गुरु कहा गया है। लाडदेव को क्या कहा गया है? सर्व सिद्धांत गुरु कहा गया है। इनके अनुयायियों को एक नाम से पुकारा जाता था, जिसका नाम है आसमकीय। आसमकीय नाम से इनके अनुयायियों को पुकारा जाता था। तो कभी आ सकता है इनके अनुयायियों को, किसके अनुयायियों को आसमकीय नाम से जाना जाता था? आर्यभट्ट के अनुयायियों को जाना जाता था। कौन कौन अनुयायी थे ये आपको याद होना चाहिए, ये मैंने बता दिया है। इसके अलावा आर्यभट्ट पर टीका लिखी थी लल या नल, कोई नल बोलता है, कोई लल बोलता है। नल या लल द्वारा शिष्यधिवर्दी नाम से एक टीका लिखी थी आर्यभट्ट पर। आर्यभट्ट पर टीका किसने लिखी थी? लल या नल ने। नल या लल ने शिष्यधिवर्दी नाम से आर्यभट्ट पर टीका लिखी थी। अलबरूनी ने कहा कि सूर्य सिद्धांत ग्रंथ जो है, अलबरूनी ने बताया कि सूर्य सिद्धांत ग्रंथ की रचना जो है वो आर्यभट्ट ने ही की थी। ये अलबरूनी ने बताया कि इन्होंने सूर्य सिद्धांत ग्रंथ की रचना की थी। और एक इनका जो कथन है वो बहुत फेमस है। इन्होंने कहा था कि मैंने खगोल शास्त्र के गहरे समुद्र में गोता लगाया, जिसमें कुछ सत्य था और कुछ असत्य थे। मैंने उस सत्य को पकड़ा और उसके डूबे रत्नों को अपनी बौद्धिकता की नाव से क्या कर दिया? पार उतार दिया मैंने उनको। खगोल शास्त्र के गहरे समुद्र में गोता लगाया, कुछ सत्य थे कुछ असत्य थे। मैंने सत्य ज्ञान के डूबे हुए रत्नों को अपनी बौद्धिकता की नाव से पार उतार दिया। ये कथन आ जाए तो बता देना, ये कथन आर्यभट्ट का है। तो मैं समझता हूँ कि आपको आर्यभट्ट समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा मैं आपका क्विक रिवीजन करवा देता हूँ आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट के बारे में मैंने बताया कि आर्यभट्ट का जन्म 476 AD में कुसुमपुर पाटलिपुत्र में हुआ था। इन्होंने उच्च शिक्षा जो है नालंदा विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। वहीं रहते हुए इन्होंने अपना सबसे फेमस जो ग्रंथ था आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ 499 AD में लिखा था, जिसमें मूलतः 108 श्लोक थे, लेकिन कुल 121 श्लोक हैं जो 4 भागों में हैं। 4 भाग आपको बताए थे, गीतिका पाद, गणित पाद जो गणित से संबंधित हैं, और काल क्रियापाद और गोलपाद जो ज्योतिष से संबंधित है। और इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है इसका, जो सबसे वृहद भी है, वो गोलपाद ही था। ये मुख्यतः खगोल शास्त्र का ग्रंथ था। इसका अरबी अनुवाद अल ननफ नाम से जाना जाता है, और ये एकमात्र ग्रंथ है गुप्त काल का जो अपने रचनाकार का नाम भी उल्लेखित करता है और तिथि भी उल्लेखित करता है, 499 AD।
ठीक है। योगदान में मैंने बताया ज्योतिष पर कलम चलाने वाले पहले थे, गणित को ज्योतिष से अलग विज्ञान के रूप में स्थापित करने वाले पहले आदमी थे। पृथ्वी स्थिर है, अपने एक्स पर घूमती है, जिसके कारण दिन रात बनते हैं, इन्होंने ये बताया। दूसरा, इन्होंने पृथ्वी केंद्रित जो है सौर सिद्धांत दिया इन्होंने। तीसरा, अक्षरांश पद्धति का जनक इन्हें माना जाता है। और चौथा, ग्रहों की गति का अधिचक्रीय सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। शून्य की खोज इन्होंने की और दशमलव पद्धति भी इन्होंने ही दशमलव पद्धति की खोज की थी, ठीक है। इन्होंने साइन की खोज की थी, साइन या ज्या की खोज की थी। इन्होंने वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने की विधियां बताई थी। इन्होंने वर्गमूल, घनमूल निकालने की विधियां बताई थी। पाई का सटीक मान बताया था। बीज गणित का अगर जनक पूछे तो वो आर्यभट्ट को ही माना जाता है। इन्होंने फिर बताया पृथ्वी एक चक्कर कितने देर में लगाती है, तो 23 घंटे 56 मिनट 4.1 सेकंड में लगाती है। वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 365 दिन होते हैं, 6 घंटे होते हैं, 12 मिनट होते हैं और 30 सेकंड होती है। और पृथ्वी की परिधि 39,968.0582 किलोमीटर इन्होंने बताई। इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है, आसमकीय कहा जाता है इनके अनुयायियों को, जिनमें प्रमुख थे निशंकु, भास्कर प्रथम, पांडुरंग स्वामी और लाडदेव। लाडदेव को क्या नाम से जाना जाता है, सर्व सिद्धांत गुरु के नाम से भी जाना जाता है। नल या लल नामक एक व्यक्ति ने आर्यभट्ट पर टीका लिखी, किस नाम से, शिष्याधिवर्दी नाम से। अलबरूनी ने कहा कि सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ भी किनके द्वारा लिखा हुआ है, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ भी अलबरूनी ने बताया कि आर्यभट्ट ने ही लिखा था। ये बात हो गई इसकी आपके आर्यभट्ट की। तो आज का जो आपकी क्लास होगी वो यहीं तक होगी। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लोगों को शेयर कर सकते हैं आपके ही